साल 2014 एक ऐसा साल जो राजनीतिक तौर पर बड़े बड़े बदलावों का गवाह रहा। तमाम उठापटक से गुजरा है ये साल। कुछ को इस पूरे साल में इतना कुछ मिला कि वो संभाल नहीं पाया, तो कुछ के लिए हालत ऐसी रही कि जो था वो भी चला गया। राजनीति के उठापटक की जो तस्वीर इस साल में देखने को मिली है, वो शायद बीते कई दशकों में नहीं दिखी थी। सियासत के फलक पर चमकते कई सितारे गुमनामी के अंधेरे में खो गए। साल के खत्म होने पर हम लाए हैं आपके लिए ऐसी ही कुछ शख्सियतों का लेखा जोखा, जिनके लिए ये साल खास रहा है। कुछ के लिए नई बुलंदियां पाने का मौका बना ये साल, तो कुछ के लिए गर्दिशों के अंधेरे में खो जाने का। सियासत का सेंसेक्स किसने कितना पाया, किसने कितना गंवाया। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिवेदी। राजनीति भी शतरंज की तरह होती है। एक चाल चूके नहीं कि सब कुछ खत्म, शुरुआत फिर नए सिरे से करनी पड़ती है। साल 2014 कई राजनीतिक हस्तियों के लिए मायूसी भरा साबित हुआ। कई राजनीतिक सितारे धीरे धीरे गुम से हो गए। साल 2014 के टॉप लूजर्स की लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती। साल 2014 में हुआ आम चुनाव मायावती के लिए राजनीतिक तौर पर बेहद सदमा देने वाला रहा, क्योंकि बीते 1.5 दशक में ऐसा पहली बार हुआ जब बीएसपी के हिस्से लोकसभा का अकाउंट ब्लैंक हो गया। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बीएसपी की ऐसी दुर्गति हो गई। बहुजन समाज पार्टी जो पिछले कई चुनाव में दावा करती रही कि वो सामाजिक इंजीनियरिंग कर रही है, सवर्णों का समर्थन मिल रहा है और उसको सीटें मिल जाएंगी, जैसे विधानसभा में बहुमत मिल गया था आज 7 साल पहले, वो ये सोच रहे थे कि फिर वो बात रिपीट होगी, दोहराई जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। उसका जो फार्मूला था वो केवल सामयिक था, एक वक्त विशेष के लिए था और खत्म हो गया वो। 4 बार यूपी की सत्ता संभालने वाली बीएसपी मुखिया मायावती ने दरअसल साल 2007 के विधानसभा चुनाव में नया प्रयोग किया था। ये प्रयोग था सोशल इंजीनियरिंग का। मायावती इसमें उस वक्त कामयाब हुई और बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती का प्रयोग फेल रहा और साल 2014 के चुनाव में भी मोदी लहर में इस जातिगत प्रयोग की रही सही कसर निकल गई। मायावती को जातिगत समीकरण का फायदा नहीं मिला, वोट बटे और नतीजा ये हुआ कि मायावती का खाता लोकसभा में नहीं खुल पाया। मायावती अब एक बार फिर अपने पुराने एजेंडे की ओर लौट रही हैं। ये एजेंडा है दलित राजनीति का। हाल ही में राज्यसभा की 2 खाली सीटों के लिए मायावती ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए ये संकेत भी दे दिया है। साल 2014 के टॉप लूजर्स की लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं नीतीश कुमार। कभी बीजेपी के साथ ही रहे नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता क्या तोड़ा, उनके अच्छे दिन कहीं खो से गए लगते हैं। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनाने का विरोध करते हुए एनडीए से किनारा किया और लालू से दोस्ती गांठ ली, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू महज 2 सीटों पर सिमट गई। नीतीश ने बिहार के सीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया और अपनी जगह जीतन राम मांझी को सीएम बनाया, लेकिन मांझी के बेतुके बयानों ने पार्टी की कई बार किरकिरी कराई है। पहले एनडीए से अलग होने का दांव खेलने वाले नीतीश कुमार का सीएम पद छोड़ने का दूसरा दांव भी ज्यादा कारगर नहीं रहा। नीतीश कुमार फिलहाल महागठबंधन की तैयारी में जुटे हैं। लालू और मुलायम को साथ खड़े करने में कामयाब हो चुके हैं। पुराने जनता परिवार की एकजुटता के लिए कवायद चल रही है। नीतीश कुमार की कोशिश है कि गैर एनडीए खेमे को एक मंच पर लाया जाए और बड़ी ताकत के तौर पर नई शुरुआत की जाए। मायावती और नीतीश कुमार दरअसल दोनों ही इस बार मोदी लहर की चपेट में आए। दोनों की राजनीति जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती है। मायावती अगर दलित पॉलिटिक्स करती हैं, तो नीतीश कुमार मुस्लिम और पिछड़ों को लेकर अपनी सियासी किस्मत चमकाते आए। लेकिन इस बार मोदी का चुनाव प्रचार कुछ इस तरह से रहा कि उसमें जातिगत मुद्दे हवा हो गए। साल 2014 के टॉप लूजर्स की लिस्ट में 3रे नंबर पर है कपिल सिब्बल। यूपीए सरकार में सबसे चर्चित चेहरे के तौर पर पहचान बनाने वाले कपिल सिब्बल आजकल कहां हैं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। महज साल भर पहले सिब्बल साहब हर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हुआ करते थे। यूपीए सरकार में बतौर मानव संसाधन विकास मंत्री, दूरसंचार मंत्री और कानून मंत्री रहते हुए
सिब्बल साहब ने खासी सुर्खियां बटोरी, लेकिन साल 2014 के चुनावी नतीजों के बाद इनके सितारे भी गर्दिश में चले गए। चांदनी चौक सीट से सिब्बल साहब बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर हर्षवर्धन से हार गए। इस हार के बाद से ही वो राजनीतिक सुर्खियों से गायब है। यूपीए सरकार के दौरान कई मौकों पर सरकार के लिए संकट मोचक बनने वाले कपिल सिब्बल के लिए ये साल सबसे ज्यादा दिक्कतों भरा रहा है। एक ओर वो चुनाव हारे तो वहीं दूसरी ओर अपनी ही पार्टी में हाशिए पर चले गए। कपिल सिब्बल फिलहाल कांग्रेस संगठन में भी ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे। राहुल गांधी की कोर टीम से भी वो बाहर है और खबर है कि उन्होंने दोबारा अपना ध्यान वकालत पर केंद्रित कर लिया है। ये सभी जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर मशहूर होने से पहले कपिल सिब्बल की पहचान सुप्रीम कोर्ट के एक काबिल और जाने माने वकील की रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हमारी लिस्ट में है दूसरे नंबर पर। साल 2014 की शुरुआत ही राहुल गांधी के लिए चुनौतियों से भरी रही। साल की शुरुआत में ही राहुल गांधी को कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति का मुखिया बनाया गया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को ही आगे रखने वाली है। यही हुआ भी। राहुल गांधी ने कांग्रेस को लीड करते हुए चुनावी रैलियां की और प्रचार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 16 मई को चुनावी नतीजे आए तो एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े होने लगे। राहुल गांधी अपनी सीट बचाने में ही असफल हो गए थे। बड़ी कठिनाई से जीते थे, आखिरी राउंड में जीते थे। न जाते वो मतदान के एक दिन पहले तो पता नहीं क्या हालत हो जाती। जो अपनी सीट बचाने में इतने व्यस्त रहे, इतनी मशक्कत करनी पड़ी, वो राहुल गांधी बाकी लोगों का क्या जीता पाए। दरअसल इन चुनाव में राहुल गांधी ने खुद को यूपीए सरकार से अलग दिखाने की कोशिश की। ज्यादातर चुनावी रैलियों में उन्होंने यूपीए सरकार की उपलब्धियों की कम और अपनी विरासत की चर्चा ज्यादा की। कभी अपनी दादी इंदिरा गांधी के संस्मरण सुनाए तो कभी अपने पिता राजीव गांधी से जुड़े हुए। दरअसल राहुल गांधी ने इस बहाने एक बार फिर गांधी परिवार के प्रति आम जन की संवेदना को जगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद न केवल राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे, बल्कि उनकी राजनीतिक कुशलता भी सवालों के घेरे में आ गई। खुद कांग्रेस के भीतर से ही प्रियंका गांधी को आगे लाने की मांग उठने लगी। आने वाला साल भी राहुल गांधी के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। हालांकि साल बीतते बीतते राहुल गांधी में एक बदलाव जरूर दिखा है। अब राहुल गांधी न केवल संसद में पार्टी को लीड करते नजर आ रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा सक्रिय भी दिख रहे हैं। साल 2014 के टॉप लूजर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर है बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी। पार्टी से कई बार उठने और मानने के बाद आखिरकार लालकृष्ण आडवाणी अब पूरी तरह मार्गदर्शक की भूमिका में आ गए हैं, या यूं कहें खुद ब खुद नियत को मानकर किनारे हो गए हैं। आडवाणी बदलते हुए लहर को पहचान नहीं पाए। आडवाणी वही पुराने दौर के शाइनिंग इंडिया के पीरियड में वक्त में रहे। वो नहीं समझ पाए कि भारत के जो 52% नए मतदाता आ गए, युवा मतदाता, उनकी मांग, उनकी पहचान, उनकी आवश्यकता अलग है और मोदी उसे पूरा कर रहे थे। तो आडवाणी यूं भी अब तो इतिहास पुरुष हो गए हैं, इतिहास ही गर्द में चले गए हैं। यानी अब बीजेपी में अटल आडवाणी जोशी युग खत्म हो गया है। अटल जी पहले ही बीमार थे। मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी फिलहाल पार्टी के सांसद तो हैं, लेकिन अब लगभग मुख्य धारा में नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी ने अब खुद की नई भूमिका में अपने आप को फिट कर लिया है। बतौर मार्गदर्शक उनकी भूमिका पार्टी का कितना मार्गदर्शन करेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पार्टी की संस्थापक पीढ़ी की आखिरी निशानी के तौर पर आडवाणी की उपस्थिति अब सिर्फ एक औपचारिकता भर रह गई है। ये वो 5 राजनीतिक शख्सियतें हैं जिनका साल 2014 में ग्राफ तेजी से गिरा, लेकिन ये सियासत है। आज जमीन पर है तो कब आसमान में सितारा बनकर चमकने लगे कोई ठिकाना नहीं। जाहिर है 2015 में यानी नए साल में नई ऊर्जा के साथ ये राजनीतिक शख्सियतें अपने खोई हुई जगह को वापस हासिल करने की कोशिश करेंगी। सियासत में उतार चढ़ाव का दौर ना हो तो सियासी रंग फीका हो जाता है। राजनीति में जितना महत्व अच्छे दिनों का होता है, उससे कहीं ज्यादा
बुरे दौर का भी होता है, क्योंकि इसमें काफी कुछ सीखा जा सकता है। जो राजनीतिज्ञ अपने बुरे दौर से सबक लेता है, उसे दोबारा उठ खड़े होने में देर नहीं लगती। साल 2014 के सियासी सेंसेक्स में ऐसे कई नाम बुलंदियों पर रहे जिन्होंने खासा बुरा दौर देखा और उससे सबक भी लिया। ऐसे नेता जिनका ग्राफ 2014 में एकाएक ऊपर चढ़ गया, इसमें 5वें नंबर पर हैं साध्वी निरंजन ज्योति। दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या सरकार बनेगी, आपको फैसला करना है। साल 2012 में हमीरपुर से बीजेपी विधायक चुनी गई साध्वी निरंजन ज्योति जब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में रही, तब तक उन्हें उनके क्षेत्र के बाहर कुछ ही लोग जानते थे। साध्वी सुर्खियों से दूर रही, लेकिन साध्वी के लिए साल 2014 नई राजनीतिक ऊंचाइयों को छूने का मौका बनकर आया। साध्वी को फतेहपुर लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिला और वो लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गई। साध्वी दिल्ली क्या गई, यूं लगा मानो उनकी किस्मत के दरवाजे ही खुल गए। नवंबर में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में साध्वी को राज्य मंत्री बना दिया गया। एक ऐसी साध्वी को इतना महत्व मीडिया को नहीं देना चाहिए था। आखिर क्या है वो? पहली बार सांसद बनी है, एक जिले स्तर की साध्वी हैं, उनके मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल गया दिल्ली में और रामजादा वगैरह। अब वो शब्दों पे तुकबंदी कर रही हैं और उसको इतना ज्यादा प्ले अप करना। एक राजनीतिक शख्सियत के तौर पर साध्वी की पहचान सांसद से केंद्रीय मंत्री की बन गई। जाहिर है इसके बाद उन्हें नोटिस किया जाने लगा। इसी बीच साध्वी निरंजन ज्योति ने दिल्ली में एक जनसभा में एक बयान दे दिया। ये बयान दरअसल सरकार और उनकी पार्टी के लिए बैकफुट पर जाने जैसा भले ही था, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह इस बयान को लेकर हंगामा किया, उसने साध्वी का कद बढ़ा दिया। साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्हें फतेहपुर या यूपी के बाहर भी पहचान बतानी पड़ती थी, उन्हें एक झटके में पूरा देश जान गया। साध्वी निरंजन ज्योति को सियासत की सुपरहिट बनाने का श्रेय सिर्फ विपक्ष को जाता है, जिसने उनके बयान को तूल देकर साध्वी की पहचान स्थापित कर दी। अब जानकार मानते हैं कि साध्वी की इस पहचान का बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाने से नहीं चूकेगी और साध्वी के स्वजाति वोट बैंक को यूपी और बिहार में साधने की कोशिश करेगी। या यूं कहें, बीजेपी को साध्वी के तौर पर एक दलित चेहरा मिल गया है। साध्वी निरंजन ज्योति का हिट होना किसी फिल्मी कहानी जैसा ही है। महज साल भर के भीतर साध्वी विधायक से केंद्रीय मंत्री बनी और फिर राष्ट्रीय चर्चा पाने वाली शख्सियत। सियासत में ऐसी किस्मत कम ही लोगों की होती है। साल 2014 में कामयाबी पाने वाली शख्सियतों की लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम है मनोहर पर्रिकर का। गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर पर्रिकर की पहचान तो थी, लेकिन वो ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहते थे। एक ईमानदार छवि के कम बोलने वाले नेता के तौर पर उनकी छवि ने राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रभावित किया और पर्रिकर को गोवा से दिल्ली बुला लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पर्रिकर को रक्षा मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय मिला है। मनोहर पर्रिकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद से उत्तर प्रदेश से उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया है और मनोहर पर्रिकर ने अपनी पहली ही प्रेस ब्रीफिंग में ये साफ कर दिया कि वो यूपी के हो गए हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनकी ईमानदार छवि को भुनाने की कोशिश करेगी। साल 2014 की शख्सियतों में बुलंदी पाने वालों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम है बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा का। लखनऊ के मेयर के तौर पर दिनेश शर्मा की छवि बेहद ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति की है, लेकिन संगठन के स्तर पर दिनेश शर्मा को बड़ी कामयाबी का रास्ता 2014 में ही मिला है। पहले लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन और फिर हरियाणा चुनाव में जीत के बाद सीएम चुनने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर उन्होंने अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय दिया, जिसके बाद दिनेश शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया गया। अगर दिनेश शर्मा गुजरात के प्रभारी के तौर पर उस सिलसिले को कायम रखने में कामयाब होते हैं जो सिलसिला मोदी ने गुजरात में शुरू किया था, तो यकीनन अगला साल उनके लिए नई सफलता का दरवाजा खोलने वाला है। दिनेश शर्मा की पहली परीक्षा गुजरात के निकाय चुनाव है जो अगले साल होने वाले हैं।
साल 2014 में अप्रत्याशित कामयाबी पाने वालों की बात करें तो स्मृति ईरानी का नाम सबसे ऊपर आएगा, लेकिन राजनीतिक सफलता के लिहाज से हमारी लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर है। एक टीवी अभिनेत्री के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाली स्मृति ईरानी ने अब तक बीजेपी में महिला मोर्चा समेत संगठन के कई दूसरे पदों पर काम किया है। स्मृति ईरानी की धारदार भाषण शैली के चलते ही उन्हें टीवी डिबेट में पार्टी का पक्ष रखने वाले नेताओं की लिस्ट में जगह दी गई। लेकिन साल 2014 में स्मृति ईरानी को जब अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ उतारने का ऐलान हुआ तो यूँ लगा जैसे स्मृति ईरानी की राजनीतिक पारी संकट में है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। स्मृति ईरानी भले ही चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन राहुल गांधी को उनके घर में उन्होंने कड़ी टक्कर दी। स्मृति ईरानी के इस जुझारू व्यक्तित्व ने उनका कद और बढ़ा दिया। नतीजा, दिल्ली में सरकार बनी, उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय दिया गया। मैंने अमेठी के जो कैंपेनिंग के दरमियान भी कहा कि मेरी छोटी बहन है, तो इस नाते से व्यक्तिगत संबंधों की भी बात है, लेकिन जो स्मृति ईरानी के अंदर जिस प्रकार की बोल्डनेस है, जिस तरह से वो रिएक्ट करती हैं, तो उनकी शिक्षा का स्तर जो कुछ भी हो, पर उसके रिएक्शंस में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को जिस तरह से वो रिपोर्टरों के क्वेश्चंस को फेस करती हैं, ये सब गुण भी। स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय देने को लेकर खूब आलोचना हुई। उनकी डिग्री पर भी सवाल उठे तो उनके कई फैसलों पर भी, लेकिन स्मृति ईरानी ने अपने बेबाक अंदाज से विरोधियों को हर बार जवाब दिया। स्मृति ईरानी फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और वो पहले ही कह चुकी हैं कि अमेठी से रिश्ता उनका नहीं टूटेगा। लिहाजा स्मृति ईरानी आने वाले दिनों में राहुल गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र में भी कड़ी चुनौती पेश करती नजर आ सकती है। साल 2014 में राजनीति में सबसे ज्यादा बुलंदी अगर किसी को हासिल हुई है तो वो है अमित शाह, जो फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष बनने का सफर उनका खासा चुनौतियों से भरा रहा है और अमित शाह के लिए भी साल 2014 बेहद लकी साबित हुआ है। दरअसल अमित शाह को उनकी रणनीतिक कुशलता का इनाम मिला है। साल 2013 में पार्टी के यूपी प्रभारी बनाए गए अमित शाह ने महज कुछ महीनों में ही यूपी में न केवल पार्टी की सूरत बदल दी, बल्कि 80 में से 73 सीटें एनडीए के नाम कराने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसका नतीजा हुआ कि बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत मिल गया। तो उत्तर प्रदेश में जो लोगों में जो गुटबंदी थी, उस गुटबंदी को जैसे कि उन्होंने समझा, सारा देश की राजनीति में वो समझ रहे हैं कि बहुत से प्रदेशों में जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनमें जो गुटबंदी है। राजनीति में चाणक्य के तौर पर मशहूर हो चुके हैं अमित शाह यूपी में पार्टी को सफलता दिलाई तो उसका इनाम मिला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने महाराष्ट्र और हरियाणा में भी पार्टी को शानदार सफलता दिलाई है और अपने कामयाबी के सिलसिले को और ज्यादा पुख्ता किया है। फिलहाल अमित शाह के राजनीतिक कौशल के आसपास कोई नहीं दिख रहा। अमित शाह इस साल के नंबर 1 गेनर के तौर पर सामने आए हैं और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पहली परीक्षा पास भी कर ली है। अब नए साल में उनके सामने नई चुनौतियां आएंगी, जिनसे जूझते हुए उनको कामयाबी के सिलसिले को कायम रखना होगा।